वेलकम वेलकम वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश वर्स गिमिक 46 में। आज का नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. We always not far wrong, not far short, not far off, not far out, far making you free from doubt. Dan English came amidst you all with a new plot. Today's plot is under the question of father. I live in Patna. Under the tutelage of Dan English, I started to learn English. Humongous changes will be found. Either have a heap of problems or tad difficulties will be shunned by being here. Without lingering in him and how, please take an audacious step to enhance your knowledge. चलिए आज का ये सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट और इसमें जितना भी वर्ड हम यूज किए हैं, चलिए इसका शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल। और आज का पहला वर्ड ये रहा, That is conversion. Conversion देखिए KOU that is O और 3 जैसा जो लिखा हुआ है वो हो गया अ और उससे चिपक एक लकीर पैरेलल खींचा हुआ है दैट इज र और 3 जैसा जो है उसके ऊपर लकीर है, इसका मतलब जोड़ देना होगा। और सिग्मा जैसा जो है वो तालब श कहलाता है और ई जब उल्टा लिखा हुआ रहता है तो अ होता है। तो क्या पढ़ेंगे? कवर्शन। कवर्शन दिस इज अ नाउन। इसका मतलब होता है फोर्स समवन टू डू समथिंग या किसी को दबाव में कुछ करवाना, दैट इज कोअर्शन। माने किसी को जब हम प्रेशराइज करते हैं उसके दबाव में आपको कुछ करना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं कोअर्शन। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, डोंट चेंज योर इंटेंशन अंडर कोअर्शन ऑफ एनीवन। माने आपका जो इरादा है किसी के दबाव में चेंज मत कीजिए, यही मैं बताना चाहे एग्जांपल से। एंड सेकंड एग्जांपल देखिए, he left study under the coercion of family members. मान लीजिए उसका फैमिली का हालात ऐसा हो गया, उसके दबाव में, सिचुएशन के दबाव में, उसके फैमिली मेंबर के दबाव में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। जब उसको आप बोलेंगे किसी के दबाव में और उसमें अंडर फोर्स में यदि कुछ काम करना पड़ता है, उस समय आप यूज कीजिए कोअर्शन का। And third example of this noun, that is police used coercion to say the truth. Police used coercion to say the truth. जैसे आप जानते हैं जो मान किसी को पकड़ता है उससे सच्चाई उगलवाने के लिए पुलिस बहुत दबाव बनाता है, बहुत प्रेशराइज करता है, उसके बाद कोई ये सच बोल पाता है। इसलिए मैं बोला पुलिस यूज कोअर्शन टू से द ट्रूथ। और मेरे दोस्त इसको इस ढंग से यूज कीजिए, बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड, ये नॉन है। और आज का सेकंड वर्ड ये रहा, दैट इज टोटलीज। टूटलीज देखिए टी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब टी पे जोड़ देना होगा और यू के आगे 2 बिंदी है, इसका मतलब यू को लंबा करके बोलना होगा। मिस दुर्गु मिस टू और टी और ई जो उल्टा हुआ लिखा हुआ है दैट इज अ और डी और 3 जब साथ में आता है तो ज होता है। तो पढ़ेंगे टूटलीज। टूटलीज टूटलीज दिस इज अ नॉन। इसका मतलब होता है एडवाइस, टीचिंग या अंडर द गाइडेंस, किसी से एडवाइस लेना या गाइडेंस के अंदर काम करना, दैट इज टूटलीज। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, राजेश लर्न्स इंग्लिश अंडर द ट्यूटलेज ऑफ डैन एंड इंग्लिश। जो राजेश जो है अंग्रेजी जो पढ़ता है वो मैंने डैन इंग्लिश के तत्वाधान में, उसके अंदर में, उसके एडवाइस से उनके अंदर ही ये पढ़ाई करता है, उसको हम इस ढंग से बोलेंगे। तो ये पहला एग्जांपल ये हुआ। और सेकंड एग्जांपल देखिए, प्रकाश रिक्वायर्स ट्यूटलेज ऑफ डैन इंग्लिश फॉर बिकमिंग ए राइटर। मैंने प्रकाश जो है वो डैन इंग्लिश का ही एडवाइस उनको चाहिए। यदि कोई भी अच्छा राइटर बनना चाहता हो, स्पीकर बनना चाहते हो या अंग्रेजी बोलना चाहते हो या लिखना चाहते हो, तो उनको डैन इंग्लिश का ही एडवाइस चाहिए, सजेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। उसको जब हम बोलेंगे तो ट्यूटलेज को यूज करेंगे। और ये जब इडियम्स होता है इसका मतलब होता है अंडर द ट्यूटलेज। इसका मतलब होता है इडियम अंडर द गाइडेंस। क्या होता है? अंडर द गाइडेंस, किसी के निर्देश में कुछ करना, दैट इज अंडर द ट्यूटलेज। अंडर द ट्यूटलेज ऑफ इसरो और raft of research are done। जैसे देखिए रिसर्च आर डन, तो देखिए मेन क्या होता है कि रैपटॉप के बाद जनरली प्लूरल आता है, तो इसलिए मैं बोला कि इसरो के तत्वाधान में ही, उसके गाइडलाइन में ही, उनके गाइडेंस में ही बहुत सारे रिसर्च इंडिया में किया जाता है। जैसे आप जानते हैं इसरो बहुत बड़ी संस्था है, अपने देश की जो गौरवान्वित करता है, बहुत डिफरेंट तरह का रिसर्च करते हैं और उसी के आधार पर हम लोग भी दम भरते हैं। इंडिया का इकोनॉमी भी इतना अच्छा जा रहा है और हम लोग मजबूत भी है। तो अंडर द ट्यूटलेज ऑफ इसरो ए रैफ्ट ऑफ रिसर्चेज आर डन।
Next word of this show, that is humongous. Humongous, that is, देखिए जे मीन्स होता है यू, जो यू के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब दुर्गो। ह्यू, एम के ऊपर लकीर है तो एम पे जोर देना होगा। पेट कटा हुआ ए है तो दैट इज अ, और एन जब नीचे से मुड़ा हुआ दैट इज अंग, और ई जब उल्टा लिखा हुआ है तो अ होता है, तो क्या पढ़ेंगे? ह्यूमंगस। ह्यूमंगस, दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा। तो उसी को हम बोलेंगे ह्यूमंगस। जैसे पहला एग्जांपल से क्लियर कीजिए। डू यू फेस ह्यूमंगस प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलने में बहुत ज्यादा दबाव महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें महसूस करते हैं? तो इसलिए मैं पहला एग्जांपल दिया, डू यू फेस ह्यूमंगस प्रॉब्लम्स इन स्पीकिंग इंग्लिश। एंड सेकंड एग्जांपल देखिए, ह्यूमंगस अमाउंट्स ऑफ मनी आर रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग फ्रेंचाइजी। मान लीजिए कोई भी आप फ्रेंचाइजी बिजनेस आप लेना चाह रहे हैं, उनका यदि फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मनी पहले सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है, उसके बाद ही आपको देता है। इसलिए मैं बोला कि ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ मनी आर रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग फ्रेंचाइजी। और आज का फोर्थ वर्ड ये रहा, दैट इज हीप। दैट इज हीप, और आई के आगे दो लकीर है, इसका मतलब दीर्घी, मीन्स आई को लंबा करके बोलना होगा, हीप। और आई हीप, दिस इज अ नॉन, नॉन, और ये वर्ब भी होता है। पाइल और मास ऑफ थिंग्स, मतलब ढेर जमा कर देना, या ढेर को बोलते हैं हीप। मैंने हीप को आप नॉन और वर्ब की तरह भी यूज कीजिए, केवल यूजिंग डिफरेंस होगा, वर्ड सिमिलर होगा। एग्जांपल पहला क्लियर कीजिए, नॉन का यदि रहेगा तो हीप ऑफ रबल्स आर ऑन द रोड साइड ऑफ नेशनल हाईवे। मैंने जब बहुत ज्यादा मलबों का जो ढेर बोलेंगे वो नेशनल हाईवे के किनारे में पड़ा हुआ है, उसके लिए मैं बोला ए हीप ऑफ रबल्स आर ऑन द रोड साइड ऑफ नेशनल हाईवे। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस नॉन, एन इनॉर्मस हीप ऑफ जंक मेल लाइंग इन ट्रैश। जैसे देखिए बहुत ज्यादा मेल आता है आपके उसमें ट्रैश में जमा रहता है, तो उसी को मैं बोला इनॉर्मस में बहुत ज्यादा, तो मैंने जंक मेल का मैंने जो यूजलेस जो है वो बहुत ज्यादा आ गया है, तो उसको हम बोलेंगे इनॉर्मस हीप ऑफ जंक मेल लाइंग इन ट्रैश। और जब ये वर्ब होता है तो इसका यूजिंग देखिए, इनॉर्मस बुक्स वर हीप्ड ऑन द टेबल। मैंने बहुत ज्यादा बुक जो है वो टेबल पे इकट्ठा यदि कर दिया गया, बुकों का जब ढेर यदि रखते हैं तो उसी को बोलेंगे द इनॉर्मस बुक्स वर heaped on the table. And next word of this show, that is tad. Tad, this is a noun, इसका मतलब होता है slightly, थोड़ा। जो बहुत कम अल्प मात्रा में यदि बोलेंगे उसको बोलेंगे हम टाइड। और ए ई जब साथ में आता है तो ए होता है, तो देखिए टाइड, टाइड, ये नाउन है टाइड, दिस इज स्लाइटली टाइड, दैट इज अ थोड़ा। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए, दे हैव ओनली टाइड प्रॉब्लम इन इंग्लिश। उनको मैंने अंग्रेजी में थोड़ा ही दिक्कतें हैं, मतलब स्लाइट प्रॉब्लम होगा, थोड़ा दिक्कत होगा, उस समय आप यूज कीजिए बहुत ही अच्छे वर्ड से टाइड। और सेकंड वर्ड देखिए, सेकंड एग्जांपल देखिए, द फूड वाज टाइड स्पाइसी। जो खाना जो था थोड़ा स्पाइसी था, मैंने थोड़ा उसमें मिर्ची वगैरह ज्यादा था, तो उसको मैं बोला था, और टेस्टी भी था, इसको बोला द फूड वाज टाइड स्पाइसी। एंड थर्ड एग्जांपल देखिए, देयर मूवी गॉट ओनली टाइट रिस्पॉन्स। मान ली कोई मूवी आया, कोई फिल्म आया, उनका रिस्पॉन्स ढीला ढाला था, बहुत अच्छा नहीं था, उसको जब हम बोलेंगे तो टाइट रिस्पॉन्स के रूप में यूज करेंगे। इसलिए मैं बोला देयर मूवी गॉट ओनली टाइट रिस्पॉन्स। फॉर मेकिंग यू नॉलेजेबल, फॉर मेकिंग यू अवेयर, फॉर मेकिंग यू हैसल फ्री, एज यूजुअल Dan English time to time make you know about this all things regarding English. My dear friend, take the rough with the smooth, write rough short about the pleasant mood. Your position, your life in an instant will be goodly good. 100% you can make yourself very free and hassle free. You can speak just like a native speaker. इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रिंट टाइम्स आई सेड, स्टिल आई एम सेइंग, यदि इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे दोस्त, तो प्लीज नॉक द डोर ऑफ द Dan and English। यदि आपके लिखने में दिक्कत हो, बोलने में दिक्कत हो, या आपका वोकैब का कोई प्रॉब्लम हो, किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करते हो, तो प्लीज मेक अ बिलोंग टू Dan and English। मतलब किसी भी certainly guarantee within few days itself you can शन all the problem। और अभी मैं दे ही रहा हूँ शन, तो मैं अभी यूज किया हूँ, इसका अर्थ देखिए। देखिए शन, शन ये सिग्मा जैसा है, वो तालब श है, और पेट कटा हुआ ए दैट इज अ है। शन ये वर्ब है, इसका मतलब टू अवॉइड समथिंग।
मैं किसी को दूर करना, किसी को आप नहीं ध्यान देना, दैट इज टू अवॉइड समथिंग, यानी कि शन। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, ड्यू टू इम्पोर्टेंट नेचर सत्यम वाज शन बाय हिज फ्रेंड। मान लीजिए उदंड होगा उसका व्यवहार, जो किसी को मानता नहीं हो, किसी को बात फॉलो नहीं करता हो, जो हम लोग रूल और रेगुलेशन कुछ बनाए उसको ना मानता हो, उसको बोलेंगे हम इम्पोर्टेंट। तो वो जो मान लीजिए इम्पोर्टेंट जो है वो सत्यम, वो अपने फ्रेंड के द्वारा भी निष्कासित कर दिया, उसको अवॉइड कर दिया गया, मतलब नहीं इसको इंटरटेन नहीं करना है क्योंकि वो इसके लायक नहीं है। इसलिए मैं बोला ड्यू टू इम्पोर्टेंट नेचर सत्यम वाज शन्ड बाय हिज फ्रेंड। And second example of this word, that is Shubham will be shunned if he won't obey rule. जैसे देखिए शुभम, जो कोई एक बॉय जो मान लीजिए वो रूल को फॉलो नहीं करता हो, तो उनको भी अवॉइड कर दिया जाएगा, उनको भी दरकिनार कर दिया जाएगा। इसलिए मैं बोला कि शुभम विल बी शन्ड इफ ही विल नॉट ओबे रूल। एंड थर्ड एग्जांपल देखिए, डायन इंग्लिश इज रन बाय दोज मैनेजमेंट हु शन द पब्लिसिटी। ये डायन इंग्लिश उन लोगों के द्वारा चलाया जाता है जो पब्लिसिटी में विश्वास नहीं करते हैं, केवल और केवल आपको पढ़ाते हैं और जान से पढ़ाते हैं। और इसलिए तो 10 दिन में धारा प्रभाव अंग्रेजी बोलते हैं, कभी आप सुनते होंगे या ऐसे सुनने में भी नहीं आएगा कि इट इज पॉसिबल बाय बीइंग इनटू डायन इंग्लिश विद इन 10 days itself you can attain the fluency। बट मेरे दोस्त, ये रियलिटी है, इट इज वेरासिटी। डायन इंग्लिश में एक नहीं हजारों स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं और 10 दिन में धारा प्रभाव बोलते हैं। नो वन कैन मैच बिफोर हिम, नो वन कैन स्टैंड बिफोर हिम, नो वन कैन स्पीक जस्ट लाइक हिम। इसलिए मैं बोला कि बार बार बोलता हूं कि डायन इंग्लिश रन बाय दोज मैनेजमेंट हु शन द पब्लिसिटी। और आज का 7th वर्ड ये रहा, That is linger. Linger, L के ऊपर लकीर देना, L के ऊपर लकीर है, इसका मतलब L पे जोड़ देना होगा। और N के नीचे देखिए मुड़ा हुआ है, दैट इज ये अंगा हो गया। और ई जब उल्टा लिखा हुआ रहता है दैट इज अ, और उससे चिपक के जो लकीर है वो दैट इज र। तो लिंगर, लिंगर, दिस इज अ वर्ब, रिमेन फॉर ए लॉन्गर टाइम या टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर लिविंग और फॉरगेटिंग एनीथिंग। मतलब जो बहुत समय तक जो रहता है, चाहे याद हो या कोई चीज हो या स्मेल हो, जो बहुत देर तक ठहरता है, बहुत देर तक जो रहता है, दैट इज लिंगर। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, इंसिडेंट ऑफ ताज होटल लिंगर्ड इन आवर माइंड। जैसे आप भी जानते हैं ताज होटल में जो घटना हुई थी, जो आतंकवादी ने पूरा यहाँ पे ये पूरा धूम मचाया था पूरा मुंबई में, उसमें ताज होटल ही मेन सेंटर पॉइंट था। तो वहां पे जो घटना हुआ वो अभी भी मेरे दिमाग में तरोताजा ही, अभी भी मैं उसको याद करता हूं। तो उस समय जो बोलेंगे कि देखिए कब इंसिडेंट हुआ, लेकिन अभी भी ऐसे याद है, तो बहुत दिनों तक स्टे कर रहा है आपके दिमाग में, उसी को हम बोलेंगे इंसिडेंट ऑफ ताज होटल लिंगर्ड इन आवर mind। and second example देखिए, the smell of fish lingered in the kitchen। जैसे आप जानते हैं जब फिश बनता हो या चिकन बनता हो, उन लोगों का जो सुगंध होता है, जो स्मेल होता है, बहुत लंबे समय तक जहां बनता हो उसके प्रदेश में रहता है। इसलिए मैं बोला द स्मेल ऑफ फिश lingered in the kitchen। और ये जब एडजेक्टिव होता है तो उसको यूज कीजिए लिंगरिंग, लिंगरिंग के रूप में यूज कीजिए, एडजेक्टिव होता है। और इसका एग्जांपल देखिए, स्टिल मेजर डाउट लिंगरिंग इन माई माइंड रिगार्डिंग मुंबई ताज होटल इंसिडेंट। मान लीजिए ताज होटल इंसिडेंट जो हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, क्या हुआ नहीं हुआ उसका अभी भी मेरा जो डाउट है दिमाग में अभी भी है ही, क्यों हुआ उसके वजह जानने के लिए। इसलिए मैं बोला देखिए यहाँ एडजेक्टिव के रूप में यूज किया, स्टिल मेजर डॉट लिंगरिंग इन माइंड रिगार्डिंग मुंबई ताज होटल इंसिडेंट। And those who came here with the intention of scratching the surface, even they go back by taking a fellow feeling and English type grace. It is keen interest which compels you to be the part of down on English. It is down on English which saves you from becoming dregs of society and rubbish. चलिए आज का 8 वर्ड ये रहा, दैट इज आदेशस। आदेशस, ए के आगे 2 बिंदी है, इसका मतलब आ हो गया, और डी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब डी पे जोड़ देना होगा। ई आई हो गया ए, और सिग्मा जैसा जो है वो हो गया तालब श, और ए जब उल्टा लिखा हुआ रहता है दैट इज आ, तो क्या पढ़ेंगे आदेशस, आदेशस। दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बोल्ड एक्शन, विलिंगली शो द इंटरेस्ट टू टेक रिस्क्स। मान लीजिए किसी भी में आप एक्शन लीजिए, लेकिन बोल्ड लीजिए, कुछ करना चाहते हैं तो बोल्ड डिसीजन लीजिए। या किसी को यदि चाहता है, कभी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो उसी को हम बोलेंगे आडेशस। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, पासिंग एन आडेशस रिमार्क समटाइम्स वेरी
फ्रूटफुल। मैंने आरएसएस रिमार्क किसी पे मान लीजिए कोई परफॉर्म कर रहा हो, वहां पे बोल्ड आप कोई रिमार्क देते हैं तो उसी को हम बोलेंगे वो बहुत ही अच्छा भी कभी कभी होता है और बड़ा भी करना चाहिए। इसलिए मैं बोला पासिंग एन आरएसएस रिमार्क समटाइम्स वेरी फ्रूटफुल। फ्रूटफुल फॉर मीन्स नीचे वाले होंठ को ऊपर वाले दांत के नीचे लेके आके तब बोलना है आपको फॉर नहीं फॉर फ्रूटफुल। फ्रूटफुल। और सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वी टुक एन ऑडेशियस स्टेप टू एस्टैब्लिश आवर बिजनेस। मैं अपने बिजनेस को, जैसे मैं पहले बताया कि हम लोग बहुत बोल्ड डिसीजन लिए, जैसे देखिए बोल्ड एक्शन, तो बोल्ड एक्शन लिए, बोल्ड डिसीजन लिए अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे के कहने पे हम लोग ऐसा डिसीजन लिए, क्योंकि पहले सुनने में ऐसे आता था कि खास करके नॉर्थ इंडिया में जो है अंग्रेजी सीखना बहुत ही कठिन बात है, ये हो नहीं सकता, बिहार का आदमी कर नहीं सकता। तो वी टुक अ audacious step to establish our business। और थर्ड एग्जाम्पल देखिए, The decision of Modi government to establish a new building for parliament is labeled an audacious step। जैसे आप भी जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, बोल्ड डिसीजन लिया, जबकि खर्चा भी बहुत ज्यादा आएगा। बहुत आदमी ये बोला भी ये पैसा का नुकसान है, अभी मुझे खाने के लिए नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन अभी आप बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या होगा। लेकिन यदि आप ही सोचिए, यदि इंडिया यदि ग्लोरीफाई हो रही है, इंडिया यदि बढ़ रहा है, उसमें जो आपका संसद भवन पार्लियामेंट जो बहुत पुराना है, मतलब जर्जर हाल में है, और वो यदि अच्छा नहीं रहेगा, वो हम लोग का क्या है, प्रतीक हो जाता है पूरा इंडिया का कल्चर का और अपने डेवलपमेंट का। इसलिए उन्होंने उस सब को देखते हुए बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिए, और इसलिए मैं वो बोलूंगा उसको लेवल कर दिया गया, बोल्ड डिसीजन है, क्योंकि कोई भी ऐसा आउट ऑफ डिसीजन नहीं ले पाते थे, आरएसएस स्टेप नहीं ले पाते थे, आरएसएस डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। इसलिए मैं बोला द डिसीजन ऑफ मोदी गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश ए न्यू बिल्डिंग फॉर पार्लियामेंट इज लेवल एंड आरएसएस स्टेप। और आज का 9th एंड फाइनल वर्ड ये रहा, That is enhance। This is a verb, enhance। दिस इज अ वर्ब। एच के ऊपर लकीर है, इसका मतलब पे जोड़ देना होगा। ए ई जब साथ में आता है तो ए करके पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ेंगे, इनहैंस। दिस इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है टू इंक्रीज पावर, स्ट्रेंथ, अमाउंट एंड साइज। माने आपके नॉलेज को बढ़ाना, आपने किसी चीज में माने साइज है तो उसको बढ़ाना, हर एक चीज को बढ़ाने के संदर्भ में देंगे। नॉलेज बढ़ाना, शक्ति बढ़ाना, पावर बढ़ाना, साइज बढ़ाना, उसी को हम बोलेंगे इनहैंस। जैसे पहला एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनहैंस योर नॉलेज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आजकल के कॉम्पिटिटिव जमाने में कि अपने नॉलेज को आप बढ़ाइए, बहुत ही जरूरी है। यदि आपका नॉलेज उतना यदि नहीं रहेगा तो आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बोला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनहैंस योर नॉलेज। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, And second example, that is after getting an unwanted jolt, our most lovable student Nitin decided to enhance his fluency। जैसे आप जानते हैं कि ये नितिन हमारे डैन इंग्लिश के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट, धारा प्रवाह आज बोलते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा भी था कि जो नहीं कर पाते थे, उनको जोल्ट मैंने झटका मिला था। मैंने कोई ताना वाना ऐसा जो बोलते हैं उसको बोलेंगे अनवांटेड जोल्ट। मैंने कहीं पे गए तो बोले यू आर बिहारी, यू कांट स्पीक फ्लुएंटली, लेकिन उनको ऐसा आया, इससे आया, बोलेंगे नहीं मैं कर सकता हूं। तो उन्होंने जस्ट देन एंड देयर डिसीजन लिए, आरएसएस डिसीजन लिए और डैन इंग्लिश में इनरोल किए। एंड आप उसके बाद तो इनका फ्लुएंसी धारा प्रवाह हो गया। इसलिए मैं बोला आफ्टर गेटिंग एन अनवांटेड जोल्ट, our most lovable student Nitin decided to enhance his fluency। And third example, it is Deepak Giri who enhanced his thinking power, writing skill and a unique style of speaking। मैं यही बोला कि दीपक गिरी फिर अगर हम लोग का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट जो कि यहाँ पे आए और राइटिंग स्किल, बोलने का ढंग, लिखने का, बोलने का और थिंकिंग पावर बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, बहुत वो इंक्रीज किए अपने पावर को, क्योंकि हम लोग का मेथोलॉजी ही ऐसा है कि आपको लिखना भी आएगा, बोलना भी आएगा, थिंकिंग पावर भी बढ़ेगा और नो प्रॉब्लम एट ऑल वी राइज एनीवेयर रिगार्डिंग इंग्लिश। Tell me, my dear friend, who can we say till now? Throw caution to the wind, nothing will be will of the wisp. Pay heed on what is said by Dan English। चलिए, जितना भी इसमें वर्ड था मैं उसको डिलिनिएट कर दिया विद सिंपल एग्जांपल्स। और बिना देरी किए एक बार फिर से मैं सिचुएशन
पढ़ देता हूँ। Under the coercion of father, I live in Patna. Under the tutelage of Danan English, I started to learn English. Humongous changes will be found. Either have a heap of problems or tad difficulties will be shunned by being here. Without lingering in him and how, please take an audacious step to enhance your knowledge. चलिए तब तक आप इस पे वर्क कीजिए। यदि आपको ये अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। तब तक के लिए बाय बाय।